नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रबी सीजन 2022-2023 के लिए सरकार ने घोषित कर दी है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वक्त देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। भारतीय किसान संघ ने भी, जो आरएसएस एफिलिएट है, उन्होंने भी आज देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनकी भी प्रमुख मांग यही है कि एमएसपी जो है, वो कहते हैं छलावा है और एमएसपी किसानों को मिल नहीं रहा है। कुल मिलाकर संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान संघ, देश भर के किसान संगठन एमएसपी को लेकर भी वो उनकी प्रमुख मांग है, आंदोलनरत है। आज कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया, एमएसपी बोला गया कि बढ़ाई गई है, जबकि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि एमएसपी असल में बढ़ने के बजाय घटी है। इस सबको समझते हैं, क्या है एमएसपी का गणित, क्या है एमएसपी का खेल। इस सबको बारीकी से समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, खेती किसानी पर पैनी नजर रखने वाले हरवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडिटर हैं रूरल वॉइस के। हरवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला यही सवाल जो देश भर जानना चाहता है कि एमएसपी का खेल हुआ है क्या? क्या सरकार जो बोल रही है आंकड़ों को सामने रखकर कि 2 से 8.6% की बढ़ोतरी हुई है, गेहूं में 40 रुपए बढ़ा दिए गए। इधर अगर महंगाई को देखा जाए, जिस तरीके से महंगाई की चपत लग रही है, क्या सही मायनों में आप कहेंगे कि बढ़ोतरी हुई है? समझाएं। एक्चुअली देखिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो लागत की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत वेग है और ये जस्टिफाई नहीं हो सकती जो लागत है। और दूसरा ये भी है कि अगर पिछले साल आपने 1975 जो है 1975 रुपये क्विंटल का एमएसपी तय किया था, उसके बाद से जो फार्मर्स के जो खर्चे बढ़े हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ डीजल का ही आप खर्च लगा लें, जो दाम बढ़ा है, तो वो कंपनसेट नहीं होता। प्लस इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है उसको अगर देख लें, क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा रही है, सीपीआई भी 5, 6, 6.5% तक गई है, तो उस स्थिति में आप कहाँ कंपनसेट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा वीक और गेहूं के जो किसान है उनको डिस्करेज करने का एक मैसेज इस फैसले में है। और सीधे नहीं, डायरेक्टली उन्होंने इसमें एडमिट भी किया है कि हम क्रॉप का जो डाइवर्सिफिकेशन उसको ध्यान में रखते हुए ये प्राइस तय किए गए हैं। जैसे आपका रेपसीड मस्टर्ड का और मसूर का 400 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है। तो क्योंकि दालों में और खाद्य तेलों में हम लोगों का डिपेंडेंसी बहुत है इम्पोर्ट के ऊपर, तो उसको एड्रेस करने की बात कही गई है। लेकिन आप अगर जो संतुलन है वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेहूं भी आपको चाहिए, तो ऐसे में आप उसको पनिश नहीं कर सकते फार्मर। आपने फसल विविधीकरण की बात की। सरकार का भी जो प्रेस नोट है उसमें खास तौर से लिखा गया है, इस पर जोर दिया गया है कि फसल विविधता को बढ़ावा मिलेगा और ये सारे जो हमने टेबल फॉर्म दे दिए, इसको देखकर हाई एकरेज को ध्यान में रखकर किसान अपनी अपनी बुवाई करेंगे। अब अगर बात की जाए जो बाकी की फसलें हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि गेहूं को डिस्करेज किया गया, लेकिन जौ, बाजरा, मसूर दाल की बात करें तो मसूर दाल और सरसों, अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया जाए तो बोला जा रहा है बस इन दो में मामूली बढ़त है। लेकिन ये बात तो सवाल फिर भी रहता है कि इनकी खरीद कहाँ होती है? जिस तरह से गेहूं और धान की पंजाब और हरियाणा में अच्छी खरीद होती है, प्रोक्योरमेंट वेल ऑयल्ड है, बाकी देश के हिस्सों में अगर बात की जाए इन सारी मोटे अनाजों की या दालों की, तो स्थिति तो काफी खराब है। इनफैक्ट 25% ही खरीदी होती है जो बाकी की, जैसे अगर बात की जाए चना, सरसों, दालों की बात की जाए, तो हमेशा से जो किसान नेता हैं इनकी ये बात उठाते रहे हैं कि 75% तो परिधि से बाहर कर दिया गया है, सिर्फ 25% खरीद बोली जाती है, वो भी होती नहीं है। तो कैसे फसल विविधीकरण? नहीं, देखिए, जो डाइवर्सिफिकेशन है जिससे हम विविधीकरण कह रहे हैं, वो सिर्फ एमएसपी अनाउंस करने से नहीं होगा। वो एक अपने आप में, उसके लिए एक आपको प्रॉपर पैकेजिंग की जरूरत है। उसमें आप दाम ज्यादा बढ़ाएं, आप उसमें उनकी उस दाम के ऊपर खरीद को इंश्योर करें, आप फार्मर्स को बेहतर सीड दें,
जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी की जो दूसरी फसलों के साथ जो कमाई की जो पैरिटी है, जो उसके बराबरी से वो आगे निकले। तो जब किसान को लगेगा कि उसको ज्यादा आमदनी की संभावना बन रही है तो उसके बाद ही वो करेगा पूरी, जब उसको आप निश्चित कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि खरीदारी ठीक से नहीं होगी, देखिए इस साल का अपवाद छोड़ दीजिए सरसों का, आप पिछले वर्षों में सरसों को एमएसपी नहीं मिल पाया, कई बार ऐसी घटनाएं हुई। और हम लोग तो जो हमारी आयात के ऊपर निर्भरता है खाद्य तेलों में, वो तो पिछले 20 साल से बढ़ती जा रही है। तो सरसों के लिए तो बाजार तब भी उपलब्ध था, तो ऐसा नहीं है। तो ये इस तरीके से तो विविधीकरण नहीं होगा, उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है कि आपको किसानों को डायरेक्ट ये प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि आप अगर सपोज कि आप चाहते हैं कि रबी के सीजन में आप गेहूं की जगह दालें उगाएं या आप सरसों उगाएं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 एकड़ में अगर आप दूसरी फसल उगाते हैं तो हम आपको इतना अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर देंगे, जिससे कि किसान को उसका लालच आएगा और वो अपने आप वहां जाएगा। छत्तीसगढ़ ने अभी पिछले दिनों कहा है कि आप धान के बजाय कई सारी फसलें बताई उनको ग्रो करेंगे तो 10,000 रुपया एकड़ वो आपको देंगे। हरियाणा ने भी कुछ पहल की है, लेकिन वही है कि आप सिर्फ ये कह दें कि आप राहत देंगे या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, उससे फायदा नहीं है जब तक आप इंश्योर ना करें कि जब फसल बाजार में आएगी उसको वो एमएसपी पूरा मिले। तो इसका कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ये ठीक है कि ये हमेशा से रहा है कि क्रॉप प्राइस पैरिटी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसमें आप ये करते हैं जो कम आय वाली जो फसलें हैं उनको आप ज्यादा आय बढ़ाने की वहां कोशिश करते हैं, न कि दूसरी फसल का दाम उसके अनुपात में आप ज्यादा कमजोर कर दें। तो सवाल है कि हमारे पास गुंजाइश है कि हम ऐसा कर पाए। अब वो करने के लिए फिर आपको ऐसा नहीं है कि 3 कानून बना दिए, उससे इससे क्या लेने देना, इससे नहीं होगी अच्छी। हर नियम कायदा अपनी जगह होता है और इस तरह का काम करने के लिए आपको एक अच्छी स्कीम की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कानूनी पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, उसके लिए इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, आप कर सकते हैं। सरकार का लगातार यही दावा है कि इन 3 कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी हो जाएगी। ये कृषि कानून ऐतिहासिक हैं, लेकिन कृषि कानून में एक बहुत ही अहम पहलू है, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हाँ एमएसपी था, है और रहेगा, और किसान कह रहे हैं कि अगर था, है और रहेगा तो उसको आप कानूनी जामा पहना दीजिए ताकि हमें सही भाव मिल सके और हमारी अच्छी अर्निंग हो सके। यहाँ तो जो मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं, वो गेहूं का अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1008 रुपए की लागत बताई है 1 क्विंटल गेहूं की, जबकि पिछले साल यही लागत 1460 रुपए में 1 रुपया कम और 1459 रुपए प्रति क्विंटल दी गई है। लागत तो हम सभी देख रहे हैं कि इस साल दर साल बढ़ रही है। डीजल का भाव बढ़ा है, पेट्रोल का भाव बढ़ा है, बाकी सारी लागत बढ़ी है कोरोना काल में। तो ये तो सीधा सीधा उदाहरण है कि कहीं आंकड़ों में गड़बड़ी है। हाँ नहीं, ये बात सही है आपकी। ये लागत वाला सवाल तो लोगों ने उठाया है, और लागत का जो गणित है वो तो आप रिवर्स तो कर ही नहीं सकते जो है, तो अब रिवर्स नहीं कर सकते तो आपको आगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ना। और एक्चुअली क्या है कि मेरे ख्याल से वो जो फॉर्मूला है कि हम लागत के ऊपर कितना ट्रांसफर दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, उसको बनाने का कुछ इसमें ये हुआ है, और अदरवाइज लागत कम कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं खेल बिगड़ा हुआ लग रहा है। इन्फ्लेशन भी जैसे आपने बोला कि 6% जोड़ के जो अनुमानित कुछ किसान संगठनों ने जो टेबल सामने पेश की है, उसमें असल में वो बढ़ने के बजाय घटी है। अब एक और सवाल आता है कि जो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात है, देश भर में किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने भी आज अपना पक्ष सामने रखा है, उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया है कि एमएसपी जो है वो अभी तक छलावा रहा है, इट इज लाइक अ होक्स। तो अब जो अनिल घनवत जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको चिट्ठी लिखी है। कहा गया 1 सितंबर को ये चिट्ठी लिखी गई। उन्होंने कहा कि जो समिति बनी थी, कमिटी बनी थी इस मामले को सुलझाने के लिए, राय मशवरा लेने के लिए, और वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी मार्च में, 19 मार्च 2021। वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि जो ये
गतिरोध बना हुआ है ये खत्म हो। आप इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? हाल ही में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, करनाल में अभी चल ही रहा है मामला, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से मामले में कुछ बेहतरी होगी, कुछ सुलझाव आएगा? असल में देखिए कि ये दो अलग अलग पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने इसके ऊपर ये 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। उसमें जो भूपिंदर सिंह मान, बीकेयू मान के जो नेता थे, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था क्योंकि उनको उन्हीं के संगठन ने बाहर कर दिया था संगठन से। बाकी 3 लोग बचे, अनिल घनवत, प्रोफेसर अशोक गुलाटी और रमन जोशी। इन लोगों ने तमाम सारे जो भी प्रतिनिधि थे किसान संगठनों के, इंडस्ट्री के, सरकार के भी, उन सबसे बात की और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यहाँ एक तथ्य ये भी है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है उसने कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं और हम इस कमेटी के सामने अपनी राय नहीं रखेंगे, हमारी मांगे जो है वो हम उस पर अड़े हुए हैं और हम लोग नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए। तो पहले तो ये है कि दोनों को कैसे हम जोड़ेंगे, क्या आंदोलन का समाधान इस समिति की रिपोर्ट से निकलेगा नहीं निकलेगा। दूसरे, उन लोगों ने रिपोर्ट दी है, अभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई है। 19 मार्च को रिपोर्ट दी थी, उसको भी हमने रिपोर्ट किया था और अभी मेरी उनसे बात हुई है अनिल घनवत से, और इस चिट्ठी आने के सप्ताह भर पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने जिक्र किया था कि मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि मैं चिट्ठी लिखूंगा, और ये कल चिट्ठी दोपहर में मेरे पास आई। उन्होंने ये चिट्ठी लिखी और फिर उसके बाद भी मेरी उनसे बात हुई है कल भी। तो उनका वही कहना था कि हमने रिपोर्ट तैयार की है, हमारा मानना है कि हमारी रिपोर्ट में कुछ अच्छे सुझाव हैं, हो सकता है उससे ये जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने का कोई रास्ता निकले। और अगर हमारी जो रिपोर्ट है उसके अलावा भी अगर कोई किसान संगठनों के सुझाव होंगे या बातें होंगी तो फिर उस पर भी बात की जा सकती है और ये रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए जिससे कि उसको लागू करने पर विचार करें और पब्लिक की जाए। जो हमने बात की, हमने जो तैयार की है रिपोर्ट, उसको लोग जाने कि हमने इतने सब लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद उसमें क्या है। तो मैं उसको, देखिए इस रिपोर्ट को, जो उनकी चिट्ठी है उसको मैं ये 5 तारीख की जो मुजफ्फरनगर की किसान मोर्चा की महापंचायत है उससे मैं सीधे नहीं जोड़ता, क्योंकि वो पहले ही तय कर चुके थे कि मुझे ये चिट्ठी भेजना है और वो चिट्ठी भी 1 सितंबर की है। लेकिन ये बात सही है कि उनका कहना है कि मैं इस समिति में किसानों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था, तो इसलिए मेरा ये जिम्मा भी बनता है कि हम लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर कुछ बात सामने आए। तो ये है, लेकिन हाँ बात सही है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसके ऊपर आज काफ़ी चर्चा है, कल और आज में काफ़ी वाइड कवरेज उसका हुआ है, क्योंकि ये मसला काफ़ी संवेदनशील है। सबको पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है, अभी 10 महीने में चला गया दिल्ली बॉर्डर से। अगर ओवरऑल हम देखें तो साल भर हो गया है। जैसे ही जून में कानून आए थे अध्यादेश के जरिए, उसी के लगभग साथ में पंजाब में और बाकी हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गया था। सितंबर में तो भारत बंद था, अगर आपको याद हो, सितंबर में जब हम लोग देख रहे थे तो आंदोलन तो चल रहा था, पर दिल्ली में इतने दिन हो गए और कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो क्या है कि इस मसले से जुड़ी कोई भी बात जब होगी, कोई भी अगर उस तरह का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसको सब लोग बड़े दूर से देखेंगे, और वही ये हुआ भी है इसके साथ। तो अब जब संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है, यूपी मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड सामने कर रख दिया है, 5-7 महीनों में विधानसभा चुनाव हैं 5 राज्यों में, और जो ये वोट की चोट, ये इसको आप कितना वेल असेस्ड स्ट्रैटेजी मानते हैं? क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक ये भी बात है कि चिट्ठी में जो भी उन्होंने राय शुमारी की है उसमें सबसे बड़ा संगठन संयुक्त किसान मोर्चा जो इसकी अगुवाई कर रहा है वही नदारद है, उसके ही व्यूज उसमें नहीं है। तो फिर ये कहना मुश्किल है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ हल निकल पाएगा या नहीं, वो इट्स टू अर्ली टू से। मगर जो अब संयुक्त किसान मोर्चा की वोट की चोट स्ट्रैटेजी है, ये आप कितनी वेल एसेस समझते हैं? क्या इनका कोई प्लान बी है? क्योंकि चुनावों का कुछ पता नहीं होता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? किसानों को कितना तोल मोल के ये स्टेप उन्होंने लिया है या लिया जाना चाहिए? देखिए, आंदोलन के अपने अलग अलग चरण है। पहले ये स्थानीय स्तर पर था, फिर दिल्ली में आया, सरकार के साथ वार्ताएं हुई और वार्ताएं विफल हो गई, और 22 जनवरी के बाद कोई भी
वार्ता नहीं हुई। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार एक फोन कॉल दूर है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले दिनों एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी सरकार को कि हम बात करना चाहते हैं, आप बताइए। लेकिन कोई भी जो बातचीत का टेबल पर कोई सा भी पक्ष अभी उस रूप में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो किसान संगठन है उनकी अपनी मांग है उस पर वो कि तीनों कानून वापिस हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने, वो उस मांग पर है। सरकार का कहना है कि आप बात कीजिए जो है इसको छोड़ करके। तो अब जिस तरह का गतिरोध है वो तो जारी है। अब क्योंकि जो किसान संगठन है उनको लगता है कि सरकार का कोई भी सरकार जो है वो राजनीतिक प्रोसेस के जरिए ही सत्ता में आती है, और इसीलिए वो देख रहे हैं कि अभी जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें 2-3 क्रूशियल राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और ये अग्रेरियन स्टेट है जहाँ पर किसानों का जो हिस्सा है वो मतदाताओं में बहुत बड़ा है। इसलिए उनको लगता है कि अगर हम किसानों के बीच में जाकर के और जो केंद्रीय सत्ता है या राज्यों की जो सरकार है बीजेपी की, उसके खिलाफ बात करेंगे तो हम एक दबाव बना पाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड की बात की है मुजफ्फरनगर की रैली में, और आगे का अपना कार्यक्रम घोषित किया है। तो जाहिर सी बात है ये उनका एक दबाव बनाने का तरीका है कि जिससे सरकार बातचीत की टेबल पे आए और जो उनकी मांग है उसको वो माने। क्योंकि इनका अभी भी ये कहना है कि हम तो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं जा रहे हैं, ना हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन हमारे पास यही और कोई ये आखिरी रास्ता है। हम सरकार के ऊपर दबाव बना पाए। तो वापस मैं आती हूँ एमएसपी के मुद्दे पर, क्योंकि बात आकर फिर अटक जाती है। एमएसपी का मुद्दा जो है वो इतना प्रबल है, और अभी जो सरकार ने ये आंदोलन चलते चलते करनाल में महापंचायत होते होते जो आज एमएसपी की घोषणा की है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किसान नेता, किसान संगठनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, और इस आंदोलन के चलते चलते एमएसपी के जो ये नए आंकड़े आए हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं, कि भ्रामक हैं, जैसे लोग बता रहे हैं कि असल में बढ़ने के बजाय घटे हैं भाव। तो ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए और इसी तरह रोशनी डालते रहिए बिंदुओं पर। तो दर्शकों, अगर आपको इस तरह की चर्चाएं पसंद होती हैं तो हमारे चैनल हिंद किसान को आप सब्सक्राइब करें फेसबुक और यूट्यूब पर, और इस तरह की चर्चाओं के अलावा अपने अपने सुझाव भी दीजिए किन मुद्दों पर आप चर्चाएं चाहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।